क्योंकि सबकी तैयारी है खास। तो आइए आज अच्छी अच्छी कहानियों का आनंद उठाएं, स्वस्थ प्रतिद्वंदिता से सब एक हो जाए। नमस्कार, मैं कुमकुम राजपूत और मैं कनिष्का शेखावत स्वागत करती हूँ आज की सुनो कहानी प्रतियोगिता में। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम। मैं सानवी। आज आपको ले चलेंगे दादी नानियों की सुनाई गई कहानियों के पुराने दौर में। मेरी मम्मी ने बताया था कि उनकी नानी ने उन्हें विक्रमादित्य के सिंहासन से जुड़ी सिंहासन बत्तीसी की सभी कहानियां सुनाई हैं। लेकिन आजकल कौन जानता है सिंहासन बत्तीसी और उसकी कठपुतलियों के बारे में। इसलिए आज हम लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की एक कहानी। राजा भोज और राजा विक्रमादित्य दोनों ही मालवा के प्रतापी राजा थे। दोनों ने ही मालवा में अलग अलग समय पे शासन किया था। राजा विक्रमादित्य इतिहास के सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते थे। अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। आदित्य के बाद कई वर्षों तक मिट्टी में दबा उनका सिंहासन राजा भोज को मिला। राजा भोज जब भी उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते तो सिंहासन में लगी 32 पुतलियां उन्हें रोक देती और हर पुतली राजा विक्रमादित्य के न्याय की कहानी सुनाकर राजा को स्वयं निर्णय लेने का कहती। उसमें से तीसरी पुतली चंद्रकला ने कथा सुनाई पुरुषार्थ और भाग्य की। यह कथा कुछ इस प्रकार है कि हे राजन, ये कहानी सुनकर अब आप स्वयं ही निर्णय लीजिए, आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। तो सुनिए, एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में ठन गई, दोनों में से बड़ा कौन? पुरुषार्थ ने कहा, बगैर मेहनत कुछ भी संभव नहीं है। भाग्य का मानना था, हमारे जीवन में हमें जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। धीरे धीरे उनके विवाद ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि वह दोनों देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इंद्र भी चकरा गए। इंद्र ने भी काफी सोच विचार किया, लेकिन तभी उन्हें राजा विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने सोचा, इस पूरे विश्व में विक्रमादित्य ही इसका समाधान दे सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को ही राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। वे दोनों मानव वेश में विक्रमादित्य के पास पहुँचे और विक्रमादित्य के पास आकर उन दोनों ने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी पहले कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने उन दोनों से 6 माह बाद आने को कहा। बहुत समय बाद भी उनको कुछ समाधान नहीं सूझा, तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच घूमना शुरू किया। काफी घूमने के बाद भी जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने एक व्यापारी से नौकरी मांगी। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम में ऐसा क्या विशेष है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं? इस पर राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह काम मैं कर सकता हूँ। विक्रमादित्य की इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ समय बाद व्यापारी दूसरे देश में जहाज के रास्ते व्यापार करने जा रहा था। उस जहाज में बाकी नौकरों के अलावा राजा विक्रमादित्य भी थे। जहाज समुद्र में कुछ दूर ही आगे गया होगा कि एक भयानक तूफान आ गया। जहाज में बैठे लोगों में डर और हताशा की लहर छू गई। जहाज किसी तरह एक टापू पर आ पहुंचा और वहां आकर लंगर डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ, तो व्यापारी ने नौकरों से लंगर उठाने को कहा, मगर लंगर किसी से उठाए न उठा। तब व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा मैं कर दूंगा। व्यापारी ने राजा विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। विक्रमादित्य ने लंगर तो बड़ी आसानी से उठा दिया, लेकिन लंगर उठाते ही जहाज इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि विक्रमादित्य टापू पर ही रह गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि वे वहाँ क्या करे, तो वह कुछ सोचते हुए थोड़ी देर घूमने लगे। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्होंने अपने राज्य वापस जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने एक आश्रम में विश्राम करने का सोचा। उस आश्रम में एक बूढ़े सन्यासी रहते थे, जो कि बीमार होने के कारण ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनको देखकर उन्होंने उनसे पानी पिलाने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने सन्यासी की हालत देखकर झटपट उठे और पास ही के कुएं से सन्यासी को पानी लाके पानी पिलाया। कुछ समय बाद उन्हें गायों की रंभाने की आवाज आई, तो सन्यासी ने उनसे चारा डालने को और पानी पिलाने को कहा। सन्यासी की हालत देखकर विक्रमादित्य झटपट उठे और पास ही के कुएं से गायों को पानी लाकर पानी पिलाया, और तो और उन्हें घास काट के घास भी खिलाई। विक्रमादित्य की ऐसी मेहनत से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। पहली, उसे पहनने वाला इंसान अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था, और दूसरी विशेषता ये थी कि हर कार्य सिद्ध होता था।
सन्यासी द्वारा यह अनमोल भेंट पाकर विक्रमादित्य ने उन्हें धन्यवाद किया और रास्ते की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक उद्यान देखा। उद्यान की सुंदरता देखकर उन्होंने सोचा, ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से तो और भी। देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां पे अंदर उद्यान में एक माली और उसकी पत्नी बड़ी लगन से उद्यान में काम करते हुए दिखे। वे काफी समय से उसकी देखभाल कर रहे थे। वेशभूषा से वह बहुत गरीब भी लग रहे थे। तो विक्रमादित्य ने उन्हें देखकर कहा, आप दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाकर अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं ले लेते? इस पर माली और उसकी पत्नी ने जवाब दिया, हमें पूरा यकीन है अगर हम राजा विक्रमादित्य के पास जाएंगे तो वह हमारी सेवा का फल जरूर देंगे। यह बात सुनकर विक्रमादित्य ने उनसे प्रभावित होकर सन्यासी द्वारा दी गई माला और झड़ी माली और उसकी पत्नी को दे दी। ऐसी अजनबी द्वारा अनमोल भेंट पाकर वे काफी खुश हुए और विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद विक्रमादित्य अपने राज्य पहुंच गए और अपने राज्यकार्य में व्यस्त हो गए। 6 माह बाद दोनों ही पुरुषार्थ और भाग्य अपने समाधान के लिए आए। तो विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बिगौर मेहनत कुछ भी संभव नहीं है, अर्थात भाग्य भी उसी का साथ देता है जो इंसान कर्म करता है। उन्होंने कहा कि अगर वे व्यापारी के यहाँ नौकरी नहीं करते, उनके दिए कार्य पूरे नहीं करते, तो ना ही वे उस टापू पे छूटते और ना ही उन्हें वह माला और छड़ी मिलती। जो माला और छड़ी उन्होंने अपने भाग्य और कर्म से प्राप्त की, वही माला और छड़ी माली और उसकी पत्नी ने अपने कर्म से प्राप्त की थी। हे राजन, अब आप ही निर्णय लीजिए, क्या आप इस सिंहासन पे बैठने के योग्य हैं या नहीं? क्या आप विक्रमादित्य की तरह साहसी, न्यायी और दानशील हैं? आपने तो ये सिंहासन अपने भाग्य से प्राप्त किया है। आप ही निर्णय लीजिए, आप इस पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। यह कथन सुनकर राजा भोज को एहसास हो गया वह अभी सिंहासन पे बैठने के योग्य नहीं है। तो कर्म की महानता जानकर उन्होंने यह सिंहासन वापस पृथ्वी को सौंप दिया। धन्यवाद। तो दिखे सारा जहां, नफरत की नजर से देखोगे तो क्या पाओगे? हर चेहरा अजनबी, हर रिश्ता बेजान बताओगे। तो चलिए इस कहानी का भी लुत्फ उठाते हैं। मनुष्य सदाचार और बुराई का जटिल मिश्रण है। ना मैं सृष्टि करता हूँ, ना मैं मृत्यु का दूत हूँ। अरे कोई कुछ भी माने, मैं मनुष्य हूँ। मेरे पास लाभकारी है, मेरे पास अस्वीकार्य है। कुछ भक्त है, बहुत बेईमान है। अब हमें यह देखना बाकी है कि हम सामने वाले व्यक्ति को कैसा समझते हैं, क्योंकि जैसा हम समझते हैं और सोचते हैं वैसा ही हम अपनी दृष्टि में उस व्यक्ति को देखते हैं। नमस्कार, मैं दीदी राठौड़ कक्षा 10वीं अ की छात्रा और मैं निकेत यादव कक्षा 9वीं अ का छात्र आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह कहानी एक गांव मोहनपुरा के 2 व्यापारियों की है। एक का नाम राकेश और दूसरे का नाम सुरेश था। अपने गांव वालों की कमियां ही निकालता रहता था और उनकी आलोचना करता रहता था, जबकि सुरेश गांव वालों की अच्छाइयां देखता तथा उनकी मदद करता था। दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार गांव में महामारी फैल गई। वहां के लोगों को कामकाज की तलाश में दूसरे गांव में जाना पड़ा। राकेश और सुरेश भी इसी प्रकार सोचते हैं। राकेश एक गांव में गया और वहां के मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, मैं मोहनपुरा गांव से आया हूँ। यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ तथा यहाँ बसना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं? मुखिया जी ने पूछा, आप जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? मेरे गांव के लोग तो बड़े ही अनपढ़, असभ्य और झगड़ालू थे। बात बात पर झगड़ा करते थे। राकेश की बात सुनकर मुखिया जी बोले, यहाँ के लोग तो उससे भी बेकार हैं। वहाँ के लोग तो सिर्फ झगड़ा ही करते थे। यहाँ के लोग तो सीधा मारपीट पर उतर आते हैं। नहीं, तुम यहाँ व्यापार नहीं कर पाओगे। जाओ किसी और गांव में जाकर देखो। कुछ देर पश्चात सुरेश भी उसी गांव में आ पहुंचा। उसने भी मुखिया जी से मिलकर यही पूछा, मुखिया जी, मैं यहाँ बसना चाहता हूँ, यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो, और बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं? मुखिया जी ने सुरेश से भी वही सवाल किया जो राकेश से किया था। आप जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? मेरे गांव के लोग तो बड़े ही मेहनती, सभ्य और ईमानदार है। वहाँ सब मिलजुल कर कार्य करना पसंद करते हैं। वो तो महामारी के कारण मुझे गांव से निकलना पड़ा। मुखिया जी बोले, तुम यहाँ बस सकते हो और अपना व्यापार भी कर सकते हो। मुखिया जी के पास खड़ा उनका सेवक उनसे पूछता है, मुखिया जी, आपने 2 लोगों से 2 तरह की बातें क्यों करी? वो बोले, सुन सेवक, जो जैसा खुद होता है वो अपनी जैसी दुनिया
वहाँ बना लेता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसको उसके जैसे ही लोग। चोर को सारे चोर मिल जाते हैं, बुरे को सारे बुरे नजर आते हैं। अगर आप में प्रेम भाव है तो आपको सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सुरेश को यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर बुराई और अच्छाई दोनों भावनाएं होती हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी भावनाओं को जागृत करते हैं। मन में अगर अच्छाई हो तो सभी लोग अच्छे दिखने लगते हैं। हमें सदैव सभी के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, तभी हम में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। अतः खुद में वह बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रेम की कैची अगर सच्चे हाथों में हो तो वह टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, वरना यह अहंकार की धार से सब कुछ चीर कर रख देती है। प्रेम की कैची बड़ी अजीब होती है, यह जोड़ने के लिए चलती है मगर अक्सर यह दोनों को काट देती है। ऐसी ही सीख इस कहानी में दी गई है जिसका शीर्षक है प्रेम की कैची उधार, जिसे सुनाने आ रहे हैं कक्षा 11वीं से हार्दिक और कक्षा 9 से जयेश पांडे। खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है प्रेम की कैची उधार। एक बार की बात है, एक जंगल में गंगा के किनारे गुरु और शिष्य पर्णकुटी बनाकर रहते थे। गुरु की पर्णकुटी गंगा के दक्षिण की ओर थी और शिष्य की उत्तर की ओर। एक दिन शिष्य अपने घर में विद्याधन में लीन था, तभी अचानक कहीं से घूमता घामता मणिकर्ण नाम का एक नागराज उसके पास आकर बैठ गया। जब शिष्य ने अपने आंखें खोली तो नागराज को समक्ष देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अपने मन की पवित्रता तथा गुरु के उपदेश आदि के प्रभाव से न तो उससे डरा और न वहां से भागा, बल्कि अपने सरल स्वभाव और अतिथि देवो भव की उक्ति का चरितार्थ करते हुए उसने नागराज का स्वागत करते हुए कहा कि आइए नाग देवता, पधारिए। बड़ी कृपा की आपने मुझ पर, जो यहाँ आकर मेरी कुटिया को पवित्र किया। यह सुनने के बाद नागराज अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, तो ठीक है, आज से हम दोनों मित्र हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। इस प्रकार नागराज और शिष्य के बीच प्रेम पूर्वक बातचीत होने लगी। धीरे धीरे शिष्य के प्रति मणिकर्ण का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ने लगा। धीरे धीरे मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि नाग देवता अब उसके गले से लिपटने लगा। लेकिन ये क्या हुआ, अब शिष्य को उससे डर लगने लगा। मणिकर्ण तो सराबोर होकर शिष्य से आलिंगन करता, लेकिन मारे भय के शिष्य के प्राण सूखने लगते। परंतु आखिर करे तो क्या करे, वैसे भी वह ठहरा साधु। साधु हृदय तो वैसे भी कोमल और सरल तो होता ही है। कहा यह जाता है, निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दया कुंती साधवः नाहि सहरते ज्योत्स्नां चंद्र चांडलम विस्मनः। अर्थात सज्जन व्यक्ति गुणहीनों पर भी दया करते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा चंडाल के घर पर भी अपनी चांदनी कभी नहीं सिकोड़ता। उधर मणिकर्ण का सांस इतना अधिक बढ़ गया था कि अब वह शिष्य के गले से घंटों लिपटा रहता। मारे भय के शिष्य की मनोदशा बड़ी चिंतनीय थी। इस प्रकार दिनों दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब ऐसा लगता कि वह सालों से बीमार है। संयोगवश एक दिन टहलते टहलते गुरु जी शिष्य की कुटिया में आ पहुंचे। उनके आने का एक और कारण यह भी था कि शिष्य बहुत दिनों से मिला भी नहीं है। शिष्य की हालत को देखकर गुरु जी ने पूछा, क्या हुआ शिष्य, क्या कारण है कि तुम इतने कमजोर होते चले आए हो? सब कुशल मंगल तो है? शिष्य गहरी सांस लेते हुए बोला, गुरुजी, जिसकी सांप से प्रीति हो उसका कुशल मंगल कहाँ। और इस प्रकार शिष्य ने अपनी सारी आपबीती गुरुजी को सुनाई। गुरुजी तो बड़े विद्वान और बुद्धिशाली थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि कोई ऐसा उपाय जिस शिष्य की समस्या का समाधान भी हो जाए और दूसरे का हित भी हो, क्योंकि वास्तविक गुरु हमेशा शिष्य के हित पर ही तत्पर रहते हैं, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक। कहा यह जाता है, को गुरु अधिक तत्व शिष्य हित योथात सततम, अर्थात यथार्थ को जान लिया है और जो गुरु अपने शिष्य के हित के लिए अधिक तत्पर रहता है वही सच्चा गुरु कहलाता है। कुछ देर सोचने के बाद गुरुजी बोले, तो तुम नागराज से मित्रता रखना चाहते हो या उसका अंत करना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं इस मित्रता का अंत करना चाहता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सांप भी मर जाए और नाती भी ना टूटे, यानी कि मेरी समस्या का समाधान भी हो और इससे मणिकर्ण को कोई आपत्ति भी ना आए। गुरुजी बोले, तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? इसका बड़ा सीधा सच्चा और सरल उपाय है, उधार प्रेम की कैची। अगर किसी से अपनी मित्रता तोड़नी हो तो उससे उधार मांगना शुरू कर दो। वर्ष भर की मित्रता क्षण भर में खत्म हो जाएगी। गुरुजी की बात शिष्य को समझ में आ गई। उसके बाद गुरुजी अपनी कुटिया में वापस लौट गए।
अगले दिन जब मणिकर्ण शिष्य के वापस आ पहुंचा तो शिष्य ने कहा, मित्र, यदि कुछ दिनों के लिए आप अपनी मणि मुझे उधार कर दोगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। यह सुनने के बाद मणिकर्ण थोड़ा इधर उधर हुआ और बाप पर ताकर कहा, मित्र, मुझे विवाह समारोह में जाना है, अर्थात मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज तो मैं आने भी नहीं वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं तुम मेरी प्रतीक्षा ना कर रहे हो, इसलिए मैं बताता चलूं कि आज मैं नहीं आ सकूंगा, पर हाँ, मैं इस बात को अवश्य गौर करूंगा। और ऐसा कहकर मणिकर्ण ऐसा 9-11 हुआ कि कभी लौट कर ही ना आया। शिष्य तो चाहता ही ये था, इसलिए कहते हैं प्रेम की कैची उधार। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। कहा यह जाता है, कला बेहतर पुरुष की, जामे तो सरदार, एक जीव की जीविका दूसरा जीवनदार। यानी कि जीवन की कला सिखाने वाला गुरु तो पग पग में दान दक्षिणा देकर में सुलभ हो जाते हैं और हम उसी को ही गुरु मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक गुरु वो होता है जो हमें दोनों कलाओं में पारंगत करे। अतः हमें गुरु भी सोच समझकर चुनना चाहिए। माता पिता और गुरु के बाद मैं समझता हूँ अगर हमारे जीवन में किसी और का महत्व है तो वह मित्र है। अतः हमें मित्र भी खूब सोच समझ कर बनाने चाहिए। यूं नहीं कि अगर हमारा सरल स्वभाव है तो जिस किसी को भी मित्र बना लो और बाद में पछताते रहो। अतः हमें यहाँ पर भी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। समझने के लिए ऐसी ही समोसे जैसी चटपटी कहानी सुनाने आ रहे हैं अगले प्रतिभागी ग्रीन हाउस के छात्र कक्षा 11वीं से यश सावलानी और कक्षा 12वीं से अंशु। हम आपके समक्ष समोसे की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र को बात बेबात गुस्सा क्यों आता था? राज दरबार में लाख टके का प्रश्न था, बनना पड़े। महाराज के गुस्से के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती थी। उन दिनों किसी कारण सुबह सुबह दरबार लग रहा था। महाराज और दरबारी दरबार में ही नाश्ता कर रहे थे। एक सुबह महाराज ने हलवाई को कहला भेजा कि उन्हें गौरमा गौरम लूची और आलू दम चाहिए। हलवाई ने बड़े ही यत्न से पूरी और आलू दम बना के दरबार भेजा, परंतु महाराज ने यह कहकर लौटा दिया कि पूरी ठंडी पड़ गई है। अब तो हलवाई ऐसे डरा कि मानो काटो तो खून नहीं। दोबारा भेजा, परंतु वही शिकायत। अब हलवाई ने महाराज को प्रसन्न करने की योजना निकाली। उससे ये स्मरण हो आया कि महाराज तो मिष्ठान पसंद करते हैं, तो क्यों न उन्हें मिष्ठान बनाकर भेजा जाए, क्योंकि मिष्ठान तो गर्म खाने का नियम भी नहीं है। उसने दरबार में अनुमति पाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन पसंद होने पर भी महाराज मिष्ठान नहीं खा सकते थे। परंतु क्यों? उन दिनों में मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त थे। राज चिकित्सक ने मीठा खाने से ही मना कर दिया था। ओहो, क्या मजाक बना रखा है हलवाई ने। वे राज आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता है, वह अपने नियम हम पर लादना चाहता है। इतनी हिम्मत! महाराज ने तुरंत उसे सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। अब तो राज हलवाई की जान के ही लाले पड़ गए थे। उसने महाराज से विनती की कि उसे क्षमा कर दिया जाए। अच्छा, तो क्या महाराज ने उसे क्षमा कर दिया? अरे कहाँ, उसके बहुत गिड़गिड़ाने पर महाराज ने उसकी मृत्यु की सजा को बदलकर देश से निकालने की सजा दे दी। उसे 3 रात का समय दिया गया। 3 रात के अंदर उसे परिवार सहित ये राज्य छोड़कर जाना होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ऐसे हुआ कि हलवाई की पत्नी ने महाराज के पास प्रार्थना भेजी कि उसे भी एक अवसर देना चाहिए महाराज से मिलने का। 2 रात बीत गई। तीसरी रात जाके हलवाई ने महाराज के चरण छुए। किस कारण मुझसे मिलने आई हो? महाराज ने क्रोध में पूछा। महाराज, आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। हलवाई ने गिड़गिड़ाते हुए महाराज से कहा। उन्होंने आज्ञा दे दी। मैं इस प्रकार पूरी और आलू दम बना सकती हूँ कि आधा घंटे खाने के बाद भी वे गर्म ही रहेगा। साथ ही साथ यह सावधानी बरतने की बात है कि उसे जरा संभल कर खाया जाए, क्योंकि अधिक गर्म होने के कारण मुंह जलने की संभावना है। हलवाई ने बड़े ही आत्मविश्वास से भरकर कहा। महाराज कृष्णचंद्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत दरबार के प्रमुख सदस्य भोपाल की ओर मुड़कर देखा। भोपाल ने कुछ न कहकर केवल सर हिला दिया। इसका अर्थ यह था कि हलवाई को एक अवसर देकर देखना चाहिए कि वह कौन से गुल खिलाती है। महाराज ने आज्ञा दे दी
परंतु शर्त ये रखी कि जैसे ही दरबार से सूचना भेजी जाए तुरंत उन्हें नाश्ता बनाकर भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज, आशा करती हूँ मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर पाऊंगी। यह कहकर हलवाई रसोई घर की ओर चले गए। गोपाल ने मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा। सबसे पहले मैं चक्कर देखूंगा कि ये साग सामग्री महाराज के खाने के योग्य है भी कि नहीं। मंत्री जी ने गोपाल की चुप्पी को आड़े हाथों लेते हुए कहा। गोपाल तो इस बार भी चुप ही रहे। गोपाल की चुप्पी को मंत्री जी ने अपनी हेठी समझ ली थी। वह मिर्च मसाले से जलकर दांत खिटखिटाते रहे और मंत्री और गोपाल मुस्कुराता रहा। अब हलवाई ने राजा के रसोइये को भी बुला भेजा और उसे मैदा सानकर उसकी पतली पुड़िया बेलने को कहा। हलवाई तो इतना डरा कि उसके हाथ पैर सून पड़ने की परिस्थिति आ गई। अब हलवाई ने आलू दम को सूखा हुआ सा बनाया, फिर उन बेली गई पतली पूड़ियों में आलू दम भर भराकर पान के बड़े बीड़े जैसी बढ़िया बना दी। वह बढ़िया संबाहु त्रिभुजी तिकोनी मोटी मोटी दिख रही थी। रसोइये भी कम डरा हुआ न था, यह सोचकर कि न जाने आगे क्या होगा। हलवाई को तो हलवाई का साहस देखकर चक्कर आने लगे थे। अब रसोइया और हलवाई जितना डरे, हलवाई उतना ही उनका मजाक बनाए। उसे पूरा भरोसा था कि वह अवश्य सफल होगी। राजा की आज्ञा आते ही हलवाई ने पहली संभुजा त्रिभुज आकृति वाली पान के बीड़े नुमा पूड़ी को खौलते घी में डाल दिया। छन 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 पूड़ी तिकोनी पूड़ियां अपना बढ़िया नाच दिखाने लगी। वह जितनी बड़ी बनी थी उससे भी बड़ी मोटी मोटी बन गई। रसोइये और हलवाई दोनों के मुंह पे प्रसन्नता की रेखाएं छा गई। हलवाई ने वैसी ही 10 और पान नुमा पूड़ियां बना डाली। अब महाराज के सामने परोसना था। हलवाई और रसोइये दोनों ने इनकार कर दिया कि वह इस कार्य में सहयोग नहीं कर पाएंगे, परंतु हलवाई ने उसे बड़ी सी थाली में परोसकर स्वयं ही महाराज के सामने परोसा। उन्हें देखकर महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई। इनका नाम क्या है? खाने से पहले इनका नाम तो जान लूं। महाराज ने मुस्कुराकर पूछा। इनका नाम संभुजा है। इसे धीरे धीरे चबा चबा कर पूरा स्वाद लेके खाइएगा। कदापि एक ही बारी में मुंह में न डाले, नहीं तो मुंह जल जाएगा। हलवाई ने पूरे आत्मविश्वास से भरकर कहा। नियम अनुसार पहले मंत्री जी को चखना था। मंत्री जी ने हलवाई की बात ना मानी और एक ही परागी में समोसा मुंह में ठूस लिया। अरे यह क्या? उनका मुंह खुला का खुला रह गया। गरम इतना कि मुंह के सामने हाथ ले जाकर पंखा करने लगे। महाराज तो मंत्री की हालत देखकर ठठाकर हंसने लगे। अब महाराज ने बड़ी ही सावधानी से संभुजा का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला और उसका आनंद लेने लगे। महाराज अब तो दृश्य यह था कि महाराज एक के बाद एक संभुजा का आनंद लेते रहे। मंत्री ने भी किसी तरह पूरा बीड़ा निकलकर ठंडा पानी मंगवा लिया। मंत्री जी ने भी किसी तरह पूरा बीड़ा निकलकर ठंडा पानी मंगवा लिया। फिर हलवाई कुछ बोलती ही कि गोपाल ने इशारे से मना कर दिया। अब तो हलवाई ने बोलने का कुछ साहस भी नहीं करा और महाराज ने अंतर तो हम उनकी दुनिया में ही खो गए। ऐसी रोचक कहानियों के लिए जोरदार तालियां। जब तक रिजल्ट तैयार हो, कुछ अपनी फीलिंग शेयर करूं। समोसा खाने का मन हो गया। सभी का यस, एक्चुअली समोसा है ही ऐसी चीज। कहानियां सभी बहुत अच्छी थी। एक तो सिलेक्शन स्टोरीज का टीचर्स के थ्रू था या बच्चों के थ्रू था? हमें बच्चे लेकर आए थे 4-5 कहानियां, बहुत सुंदर थी। और जैसे कर्म और भाग्य, फिर उधार, दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और समोसा तो समोसा है ही। समोसा तो भगवान है। तो कहानियाँ बहुत सुंदर थी, लेकिन सिर्फ कहानी का सिलेक्शन ही ऐसा नहीं होता जिससे आपको प्राइज मिले।
या जो अच्छा हो, आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप उसको किस तरह से सुना पा रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, isn't it? जैसे ये कहानी आप लोगों ने बताई कर्म और भाग्य की, रौनक एंड सानवी ने सुनाई थी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि किस्मत जैसी है वैसा हमारा रिजल्ट बनेगा, हम जो भी पढ़ते हैं हमें पूरे नंबर नहीं मिल पाते, किस्मत ही खराब है, बोलते हैं ना ऐसा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। या फिर कोई काम खराब हो गया, ओहो किस्मत ही खराब है, ये काम ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस्मत की बात है, आपकी मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम किस्मत को भी हरा सकते हैं। दूसरी कहानी उधार वाली, वो आज के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम, मित्रता तो बहुत ज़रूरी है, दोस्त होते हैं, बहुत सारे मिलने वाले लोग होते हैं ना, लेकिन कई बार फ्रेंड्स में तो स्पेशली ये चलता है, आज मुझे कैंटीन में कुछ खाना है, तू 10 रुपये है तो दे दे एक्स्ट्रा, या 20 रुपये हैं तो दे दे, मैं तुझे कल लौटा दूंगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता? होता है ना, सभी बच्चे करते हैं ऐसा। तो एक बार सपोज आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको दे भी दिया, हो सकता है वो दोबारा भी दे दे और हो सकता है वो थर्ड टाइम भी दे दे, बट देन देयर विल बी सम टाइम जब वो आपसे कटने लगेगा। जैसे ही रिसेस आएगी, या तो वो क्लास में से गायब हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा और अकेला कैंटीन भागेगा, या फिर वो कैंटीन में खाना ही बंद कर देगा, ये सोच करके कि अच्छा मैं तो खाऊंगा ही और ये और साथ में लगेगा, फिर इसे भी खिलाना पड़ेगा, isn't it? तो रिलेशनशिप खराब हो जाती है, मित्रता खत्म हो जाती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे रिलेशंस बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, और हमारे दोस्त हमसे अलग दूर ना जाएं, वो हमारे दोस्त ही बने रहें, राइट? तो चलिए अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। कहानियाँ सब अच्छी थी, प्रेजेंटेशन सब बहुत सुंदर था और सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी। तो फर्स्ट प्राइज गोज टू ऑरेंज हाउस, तो ये तो दिखाया नहीं था आपने कहानी में। अच्छा and second prize goes to Blue House. Presentation was good. All of you have worked hard, but somebody has to be first, isn't it? Well done, teachers and children both. Wonderful. Thank you.